नमस्कार बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल टू क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी NMMSS परीक्षा मेड मेंस कम परीक्षा 2025 में जो होने वाली है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। वह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका विषय विज्ञान के रहेंगे और भाग कौन सा रहेगा, भाग 2, जिसमें आपकी शैक्षिक योग्यता। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका जो मेड मेंस कम परीक्षा जो होने वाली है आपकी NMMSS परीक्षा कब होने वाली है, इसके दिनांक आपको मालूम होना चाहिए। ये परीक्षा आपकी 12 अक्टूबर को होने वाली है। कब होगी? 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर को होने वाला ये महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। इससे बहुत प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाएंगे और जो प्रश्न आपको हम बता रहे हैं ये आपकी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका पेपर होगा, इस पेपर में आपकी मानसिक योग्यता कितने प्रश्न आएंगे? मानसिक योग्यता के आपके 90 प्रश्न होंगे। कितने? 90 प्रश्न। और शैक्षिक योग्यता के भी 90 प्रश्न होंगे। शैक्षिक योग्यता के 90 प्रश्न। 90 प्रश्न में आपके विज्ञान के विज्ञान में कितने प्रश्न रहेंगे? 35 प्रश्न रहेंगे। सामाजिक विज्ञान में कितने प्रश्न रहेंगे? सामाजिक विज्ञान में भी 35 प्रश्न रहेंगे। और गणित में आपके कितने? 20 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से जो आपका शैक्षिक योग्यता वाला जो परीक्षण होगा या पेपर होगा वह 90 अंक का होगा, जिसमें विज्ञान 35 अंक, सामाजिक विज्ञान 35 अंक, गणित 20 अंक और मानसिक योग्यता के जो रहेगा, मानसिक योग्यता में आपका 90 अंक का रहेगा। तो इस प्रकार से जो आपको पेपर आएगा, आप पुराने पेपर भी देख सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे जो विज्ञान का प्रश्न पत्र लेके आया हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान के जो पेपर की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके दृष्टिकोण से, पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। आप देखेंगे यहाँ पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा विटामिन आँखों को स्वस्थ रखता है? निम्न में से आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे पेपर में। वो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा विटामिन आँखों को स्वस्थ रखता है। ए नंबर विटामिन के, बी नंबर विटामिन ए, सी नंबर विटामिन बी और डी नंबर विटामिन डी। तो बताइए चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? सोचिए कि कौन सा विटामिन आँखों को स्वस्थ रखता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, जो आपका विटामिन ए है। कौन सा आंसर आएगा? विटामिन ए। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। जो आपको वो मिलेगी सीट, उसमें आप बी नंबर पे काले गोले कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन ए। कौन सा विटामिन आंखों को स्वस्थ रखता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया? चल देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग आयोडीन की कमी से होता है? प्रश्न क्या है आपका? निम्न में से कौन सा रोग, प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग आयोडीन की कमी से होता है? सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर, आपको समय दिए अभी सोचने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है आपका ए नंबर, घेंगा। निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग आयोडीन कमी से होता है? तो वह रोग है आपका, कौन सा रोग है? घेंगा रोग है। जो घेंगा रोग है किसी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या दिया है, पढ़िए। वह प्रक्रिया का क्या नाम है? वह प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है? प्रश्न को बार बार पढ़िए, समझिए, उसके बाद ऑप्शनों को देखना। वह प्रक्रिया का क्या नाम है? वह प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर ओटना, बी नंबर बुनना, सी नंबर काटना और डी नंबर बांधना। तो सही आंसर क्या होगा? वह प्रक्रिया का क्या नाम है? सोचो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, ओटना। ओटना क्या है? वह प्रक्रिया है का नाम है जिसके द्वारा कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ओटना। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। चलिए प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, निम्न में से, इसमें दिया है आपका, निम्न में से कौन सा पारभासी पदार्थ का उदाहरण है? यहाँ पराभासी दिया है, पराभासी पदार्थ का उदाहरण है। ए नंबर ईंट, बी नंबर कांच और सी नंबर तेल का कागज और डी नंबर लकड़ी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 4 का सी नंबर, तेल लगा कागज। तेल लगा कागज कैसा होता है? पराभासी पदार्थ का उदाहरण है। कौन? तेल लगा कागज। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, पत्ती के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके द्वारा यह तने से जुड़ी होती है? प्रश्न क्या है आपका, पत्ती के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके द्वारा यह तने से जुड़ी होती है? ए नंबर फलक, बी नंबर सिराएं, सी नंबर मध्य सिरा और डी नंबर पर्णवृत्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचो
पत्ती के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके द्वारा यह तने से जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर डी नंबर पर्णवृंत। पत्ती के उस भाग को क्या कहते हैं? तो उस भाग को पर्णवृंत कहते हैं जिसके द्वारा यह तने से जुड़ी होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? पुष्प के केंद्र में स्थित आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? आपका प्रश्न नंबर 6 में पूछा है पुष्प के केंद्र में स्थित आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? ए नंबर स्त्रीकेसर, बी नंबर पुंकेसर, सी नंबर पराकोष और डी नंबर वर्तिकाग्र। तो बताइए सही आंसर क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर स्त्रीकेसर। पुष्प के केंद्र में स्थित आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीकेसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है? प्रश्न क्या है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है? यहाँ पे 4 संधियों के नाम दिए हैं, उनमें सही आंसर क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 7? सोचिए, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहलाती है? जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिए। ए नंबर धुराग्र संधि, बी नंबर कंदुक खलिका संधि, सी नंबर कब्जा संधि और डी नंबर अचल संधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 7 का ए नंबर धुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? जन्म के समय मानव कंकाल में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? प्रश्न क्या है? प्रश्न को समझ। जन्म के समय मानव कंकाल में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? ए नंबर 206, बी नंबर 209, सी नंबर 305 और डी नंबर 310। तो यहाँ पे जन्म के समय पूछा है, तो जन्म के समय मानव की कंकाल में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? वैसे तो 206 होती है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? जन्म के समय। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 305। जन्म के समय मानव कंकाल में लगभग 305 अस्थियां होती हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिए क्या दिया हुआ है। मानव मेरुदंड कितनी कशेरुकाओं का बना होता है? प्रश्न क्या है? मानव मेरुदंड कितनी कशेरुकाओं का बना होता है? ए नंबर 36, बी नंबर 33, सी नंबर 32 और डी नंबर 35। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? सोचिए, आपको सोचने का समय दिया गया है। मानव मेरुदंड कितनी कशेरुकाओं का बना होता है? ये 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 33। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? लोलक की गति किस प्रकार की गति का एक उदाहरण है? प्रश्न क्या है? लोलक की गति किस प्रकार की गति का एक उदाहरण है? ए नंबर वर्तुल गति, बी नंबर सरल रेखी गति, सी नंबर अनावर्ती गति और डी नंबर आवृत्ति गति। बताइए लोलक की गति किस प्रकार की गति का एक उदाहरण है? सोचिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा सही आंसर? तो देखिए, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर आवृत्ति गति। कौन सी गति आ जाएगी इसमें? आवृत्ति गति आ जाएगी। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है? प्रश्न फिर से रिपीट कर रहे हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है? ए नंबर रंध्र, बी नंबर फलक, सी नंबर सिराएं और डी नंबर मध्य सिरा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है आपका? पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर रंध्र। क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ए नंबर रंध्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्न में कौन एक परजीवी पौधे का उदाहरण है जो पादप परपोषी को अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित कर देता है? प्रश्न क्या है? निम्न इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन एक परजीवी पौधे का उदाहरण है जो पादप परपोषी को अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर 4 ऑप्शन दिए, अमरबेल, शैवाल, नीम, घटपानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए नंबर अमरबेल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दिया है, उस पोषण प्राणी को क्या कहा जाता है जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। एक दिया है ए नंबर स्वपोषी, बी नंबर मृतजीवी, सी नंबर विषमपोषी और डी नंबर परपोषी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 13 का? प्रश्न क्या है? फिर से रिपीट कर देना प्रश्न को। देखिए, प्रश्न दिया है, उस पोषण प्राणी को क्या कहा जाता है जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर मृतजीवी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? जीवाणु राइजोबियम चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहकर उनमें किसकी आपूर्ति करते हैं?
प्रश्न को एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। जीवाणु, राइबोजियम, चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहकर उनमें से किसकी आपूर्ति करते हैं? ए नंबर ऑक्सीजन, बी नंबर कार्बन, सी नंबर नाइट्रोजन और डी नंबर हाइड्रोजन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन के आप, क्योंकि आपको पेपर में चारों में से एक सही आंसर चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर नाइट्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मानव शरीर में छोटी आंत लगभग कितनी लंबी होती है? प्रश्न क्या है? मानव शरीर में छोटी आंत लगभग कितनी लंबी होती है? ए नंबर 6.5 मीटर, बी नंबर 7.5 मीटर और सी नंबर 1.5 मीटर और डी नंबर 2.5 मीटर। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर बताइए, मानव शरीर में छोटी आंत लगभग कितनी लंबी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 7.5 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? निम्न में कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? प्रश्न क्या है? ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए नंबर पीयूष, बी नंबर अग्नाशय, सी नंबर यकृत और डी नंबर वृषण। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर यकृत। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न को देख लीजिए। रूमिनेट मीन्स जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय कितने भागों में बटा होता है? जो रूमिनेट मीन्स क्या होता है? जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय कितने भागों में बटा होता है? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 6 और डी नंबर 4। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। ए नंबर में 2 दिया है, बी नंबर में 3, सी नंबर 6 और डी नंबर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या दिया है? पश्मीना सालें किस पशु के कोमल बालों से बनाई जाती हैं? ए नंबर याक, बी नंबर कश्मीरी बकरी, सी नंबर लामा और अल्पेका और डी नंबर अंकोरा बकरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर कश्मीरी बकरी। जो पश्मीना सालें हैं किस पशु के कोमल बालों से बनाई जाती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कश्मीरी बकरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या दिया है? सभी प्राणियों को किस रूप में समूहीकृत किया गया है? सभी प्राणियों को किस रूप में समूहीकृत किया गया है? ए नंबर विषमपोषी, बी नंबर मध्यजीवी, सी नंबर स्वपोषी और डी नंबर परपोषी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोचिए। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर विषमपोषी। सभी प्राणियों को विषमपोषी रूप में समूहीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर आएगा ए नंबर विषमपोषी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? प्रश्न है आपको मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ए नंबर 97 अंश सेल्सियस, बी नंबर 98 अंश सेल्सियस, सी नंबर 35 अंश सेल्सियस और डी नंबर 37 अंश सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 37 अंश सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 21। एसिटिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? ए नंबर दही, बी नंबर पालक, सी नंबर सिरका और डी नंबर दिया है दूध। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। एसिटिक अम्ल निम्न में से, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिरका। एसिटिक अम्ल निम्न में से इनमें सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो आप बता देंगे सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। चींटी के डंक में, प्रश्न है आपका चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो चींटी का डंक होता है निम्न मीन्स ये चारों अम्लों में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए नंबर सिट्रिक अम्ल, बी नंबर फार्मिक अम्ल, सी नंबर लैक्टिक अम्ल और डी नंबर ऑक्सैलिक अम्ल। तो बताइए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर फार्मिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 23। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ए नंबर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, बी नंबर सोडियम कार्बोनेट, सी नंबर मैग्नीशियम कार्बोनेट, डी नंबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोचिए सही आंसर क्या होगा इसका। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बच्चों यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 24 में क्या दिया है? कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है। इसके पाए जाने की संभावना निम्न में से किस क्षेत्र में होती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या है? कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है। इसके पाए जाने की संभावना निम्न में से किस क्षेत्र में है? धुरी क्षेत्र में, मरुस्थल में, महासागर में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ये आपका प्रश्न नंबर 24 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है, निम्न में से यानी चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ए नंबर गर्म और आर्द्र, बी नंबर मध्यम तापमान अत्यधिक वर्षा, सी नंबर सर्व और आर्द्र, डी नंबर गर्म और शुष्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर गर्म और आर्द्र। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर गर्म और आर्द्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में क्या कहा है, निम्न में कौन सा प्राणी सबसे तेज चाल को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न क्या है, निम्न में कौन सा प्राणी सबसे तेज चाल को प्राप्त कर सकता है। यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर बाज, बी नंबर चीता, सी नंबर खरगोश और डी नंबर गिलहरी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 26 का ए नंबर बाज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। प्रश्न क्या है, निम्न में से किस वैज्ञानिक, ये चार वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, इनमें से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। ए नंबर थॉमस अल्वा एडिसन, बी नंबर माइकल फैराडे, सी नंबर हैंस क्रिश्चियन होस्टेड और डी नंबर न्यूटन। तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर हैंस क्रिश्चियन होस्टेड। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर उत्तल, बी नंबर अवतल, सी नंबर समतल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर उत्तल। वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनाया जा सकता है। ए नंबर अवतल दर्पण, बी नंबर अवतल लेंस, सी नंबर उत्तल दर्पण और डी नंबर समतल दर्पण। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 29 का बी नंबर अवतल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। रोहन अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की और 1 मीटर चलता है तो रोहन तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की क्या दूरी होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर 3 मीटर, बी नंबर 5 मीटर, सी नंबर 6 मीटर और डी नंबर 8 मीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 6 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सी एक फसल खरीफ की फसल नहीं है। यहाँ 4 फसलों के नाम दिए हैं, ये चारों फसलों के नाम में से आपको बताना है कि कौन सी एक फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए धान भी खरीफ की फसल है, मक्का भी और कपास भी खरीफ की फसल है, लेकिन आपसे पूछा है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर चना। चना किसकी फसल नहीं है, खरीफ की फसल नहीं है, किसकी फसल है, रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणुजन्य नहीं है। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणुजन्य नहीं है। ए नंबर चेचक, बी नंबर पोलियो, सी नंबर इन्फ्लुएंजा और डी नंबर एंथ्रैक्स। तो आपसे क्या पूछा है, कौन सी बीमारी विषाणुजन्य नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जो है विषाणुजन्य बीमारी नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। क्या कह रहा है इसमें, निम्न में से किसके उत्पादन में खमीर का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर शक्कर, बी नंबर एल्कोहल, सी नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी नंबर ऑक्सीजन। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। निम्न में से इन चारों ऑप्शन में से किसके उत्पादन में खमीर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर एल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34। संचारी रोगों का सबसे आम वाहक निम्न में से किसको माना जाता है। संचारी रोगों का सबसे आम वाहक निम्न में से किसको माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर मक्खी, बी नंबर चींटी और सी नंबर ड्रैगन फ्लाई और डी नंबर मकड़ी। तो सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है आपके पास कि संचारी रोगों का सबसे आम वाहक निम्न में से किसको माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मक्खी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मक्खी। इसके बाद अंतिम प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। बच्चों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से विषय विज्ञान के 35 प्रश्न इसलिए बताया क्योंकि आपके पेपर में 35 प्रश्न ही आपको पेपर में पूछे जाएंगे। आपका पेपर कब है बताई दिए, 12 अक्टूबर को है आपका पेपर, और आपके 2 पेपर होंगे। पहला आपका मानसिक योग्यता का होगा, जो मानसिक योग्यता का पेपर कितने अंक का होगा, मानसिक योग्यता का पेपर होगा आपका 90 अंक का, और
शैक्षणिक योग्यता का पेपर होगा, ये भी कितने अंक का होगा, 90 अंक का। इसमें आपके 3 विषय रहेंगे, विज्ञान एक, दूसरा क्या होगा सामाजिक विज्ञान, और तीसरा होगा गणित। देखो विज्ञान कितने अंक का आएगा आपका, 35 अंक का आएगा, सामाजिक विज्ञान 35 और गणित 20 अंक का। तो इस प्रकार से ये कितने अंक का हो जाएगा, शैक्षणिक योग्यता वाला 90 अंक का हो जाएगा। 90 आपका 180 अंक का पेपर होगा। तो इस प्रकार से आप पेपर की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से कीजिए और जो परीक्षा है आपकी मेड मीन्स कम परीक्षा को पास कीजिए। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्या है, रेयान रेशा किससे प्राप्त किया जाता है। प्रश्न क्या है, रेयान रेशा किससे प्राप्त किया जाता है। ए नंबर लकड़ी की लुगदी, बी नंबर प्लास्टिक, सी नंबर लोहा और डी नंबर नायलॉन। तो बताइए रेयान रेशा किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर लकड़ी की लुगदी से। जो रेयान रेशा है किससे प्राप्त किया जाता है, तो सही आंसर होगा ए नंबर लकड़ी की लुगदी। इस प्रकार बच्चों आपको मैंने मेड मीन्स कम परीक्षा जो होने वाली उसके महत्वपूर्ण विषय विज्ञान के 35 प्रश्न बताया। इसी प्रकार आने वाली वीडियो में भी मैं आपको इसी प्रकार विज्ञान के सामाजिक विज्ञान, गणित और मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों को लेकर आऊँगा। बच्चों आपको यदि आप मेरे द्वारा जो NMMSS परीक्षा यानी मेड मीन्स कम परीक्षा के जो प्रश्न बताए गए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल या आपके चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में भी शेयर जरूर कीजिए।